क्या ऐसा वो मंत्र है आपका जिससे चैनल पार्टनर इतना प्यार करते हैं आपको? चैनल पार्टनर्स के लिए बस मैं एक बात तो ये जरूर कहना चाहूँगा, मैं तो चाहता हूँ कि देखिए आज आदमी कोई भी व्यापार कर रहा होता है, इनकम तो सबको चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है भाई, उसने भी बच्चे रख रखे हैं, स्टाफ रख रखा है, स्ट्रक्चर बना रखा है, पैसा फूक रखा है। और लेकिन चैनल पार्टनर को जो आज कंपनी से जुड़ा है उसका ख्याल रखना ये हमारा फर्ज बनता है। उसकी जेब में पैसा बचना ही चाहिए। एक्सचेंज वाले भी आके बैठते थे कि सर हमारे पास आपका इतना वॉल्यूम है, इसको और करो, ये करो, तो उनका भी रहता था, होप रहती थी कि भाई इनके पास से इतना काम होता है, तो सिस्टम हिल जाता था। मतलब रियल एस्टेट में एंट्री करते हैं तो ये सोच कहाँ से आई? सच बोलूं या बना के बोलूं, कोई भी काम था, बाबूजी ने हमारे को कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो जीवन में मैं आज भी कर रहा हूँ। इन लोगों का पैसा है, इतना बड़ा टास्क हमने ले लिया है, कल को कुछ भी होगा तो कभी डर लगा या फिर क्या क्या फीलिंग लगी ऐसी कि कभी ऐसे डर नहीं लगा? मैं एक बार जीवन में जरूर कहूँगा कि बगैर अनुभव किसी भी व्यक्ति को कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। 80 के दशक की एक बहुत ही पॉपुलर मूवी है बड़े दिल वाला, और उस बड़े दिल वाला में एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है जिसको लिखा था मजनू सुल्तानपुरी जी ने, और उसकी लाइनें कुछ इस तरह से हैं कि जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे ही एक बड़े दिल वाले इंसान से आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ। एंड उनको इंडस्ट्री में लोग अफेक्शनेटली पीपल कॉल हिम अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट। So yes, I'm talking about none other than Mr. देवेंद्र अग्रवाल from Signature Global। उनकी सिंप्लिसिटी और इतना कुछ अचीव करने के बाद में भी डाउन टू अर्थ रहना, ये उनकी क्वालिटी है, और लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। जो इंडस्ट्री में रियल एस्टेट ब्रोकर्स भी हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, इवन डेवलपर साइड के लोग भी उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उसका कारण यही है कि वो बड़े दिल वाले भी हैं और उनके अंदर सिंप्लिसिटी भी है। तो चलिए वक्त और ज़ायर ना करते हुए सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे मिलते हैं। तो देवेंद्र सर नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला। और जो ये पॉडकास्ट है इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो चैनल पार्टनर्स के यहाँ पे काम करते हैं, या नए जो लोग हैं जो रियल एस्टेट से जुड़ रहे हैं, चाहे वो बिल्डर फर्म में हैं या चैनल पार्टनर्स के यहाँ काम कर रहे हैं, वो आपकी जर्नी से समझें कि कैसे वो ग्रो कर सकते हैं अपने जीवन में। और थोड़ा शुरू करेंगे शुरुआत से, फिर धीरे धीरे मैं सवाल बढ़ाता जाऊंगा, आपसे सवाल पूछता जाऊंगा, और लोगों के सवाल जो मुझसे लोगों ने पूछे हैं उनके आंसर आपके ज़रिए उन तक पहुंचा पाऊंगा। तो थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं, बचपन से ही शुरू कर लेते हैं, बस सिंपल है, कैंडिड कॉन्वर्सेशन जैसा आम लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। आप मेरे ख्याल पहले ऐसे व्यक्ति हो गए आज इतने वर्षों में, जैसे मेरी उम्र 51 साल हो गई आज, जैसे टॉक टू टॉक ऐसे बातचीत आज तक मेरे जीवन के बारे में आप जो कुछ ऐसी चीज़ें जो जानना चाहेंगे जो आज तक मैंने किसी से बात नहीं की या नहीं हुई, टाइम के साथ हवा में चलते रहे, अपने काम में लगे रहे, जीवन चलता रहे, जैसे सबका होता है वैसे हमारा भी जीवन चलता है। तो शायद आपके साथ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकल के भी आए, पता चले कि एक्चुअल में जीवन सबका एक ही जैसा होता है, कोई फ़र्क नहीं होता, सबका एक ही जैसा जीवन होता है, सब एक ही जैसे होते हैं। ये समझना कि भाई वो बहुत ज़्यादा ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका जीवन एक ही जैसा होता है, बस हमारे कर्म एक अच्छे होने चाहिए। सब लोग कहते हैं, वैसे ये मैं मानता भी हूँ, ये सच बात है एकदम, क्योंकि दुनिया में एक चीज़ को नहीं बदला जा सकता, जो बोया जाएगा वही उतारा जाएगा, जो मिट्टी में जो बीज लगेगा वही पौधा बनना है, इसके सिवा कोई प्रकृति का नियम है ही नहीं। मैंने जिस कर्म को कर दिया वो कल सामने जरूर आ जाएगा, उसको हम बदल नहीं सकते कुछ भी चाहते। तो ज़्यादा धन की कोई ये सोचता बहुत ज़्यादा धन से कुछ होता है, मेरा ये मानना नहीं कि बहुत ज़्यादा धन से कुछ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा धन हो तब उसका एक हमें उपयोग कर लेना चाहिए। वो उपयोग, क्योंकि उम्र का कोई गिनती नहीं है, कब हमारी उम्र कितनी है ये सबको पता है कि आज व्यक्ति है और 10 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद कभी है या नहीं है। तो अगर हमारे पास कुछ प्रभु ने, ईश्वर ने कुछ, जिसके भी हाथ में अगर कुछ रखा है तो उसको, उस धन का उपयोग मेरे हिसाब से जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि
अपने लिए तो आदमी वही बात है कि 2 वस्त्र पहनता है, 4 वस्त्र पहनता है, 2 टाइम सबको खाना खाना होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो प्रभु देता है, ईश्वर जो धन देता है ना, वो हमें सच में धर्म पे लगा देना चाहिए, क्योंकि सच्चा उपयोग हुई है। क्योंकि धर्म पे लगाने का मतलब ये हुआ कि आत्मा की खुशी मिलेगी आपको उससे। जी, तो ये शुरुआत से ही आप ऐसे थे, मैं इसीलिए बोला कि बचपन से शुरू करते हैं, तो थोड़ा ये कैसे, ये जो सोच विचार है जो आपके मन में, ये जो आपकी धारणा है और ये जो विचार शैली है आपकी, ये शुरू से ही थी, कैसे था, किसी से आप इंस्पायर हुए अपने जीवन में कि मुझे ऐसा करना चाहिए? तो थोड़ा पीछे चलते हैं हिस्ट्री में, वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से आप शुरू करना चाहें। 25 साल के मिस्टर देवेंद्र अग्रवाल से शुरू करना चाहते हैं, वहाँ से कर लीजिए। 15 साल के देवेंद्र अग्रवाल जी से। तो कुछ शुरू में क्या होता है ना, आदमी का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे ऐसे इवेंट्स होते हैं उसके जीवन में, जिससे इम्पैक्ट होके बदलाव आना शुरू होता है, चेंज आना शुरू होता है। तो अब कैसे आप, जैसे आपका जन्म तो उत्तराखंड में हुआ था, कैसे आप दिल्ली आए, दिल्ली आके आपने पहले कैसे क्या काम शुरू किया, उसके बाद क्या किया, और फिर कैसे सिग्नेचर ग्लोबल की शुरुआत हुई? देखिए, मैं इंदिरा गांधी के टाइम पे 1986 में शायद इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था। 1987 में मेरे को अच्छी तरह, मैं बच्चा था 1986 में जब मैं छोटा था, तो जब इंदिरा गांधी का देहांत हुआ तो हम सुन रहे थे उधर एक, जब हम देखते थे, हम उत्तराखंड में रहते हैं, रुद्रपुर के पास, आपने सुना रुद्रपुर, बरेली उधर एरिया आता है। रुद्रपुर के पास एक गांव है, कस्बा किच्छा, हम वही, हमारा चारों भाइयों का जन्म वहीं हुआ है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पिता, वो सब महेंद्रगढ़, उनका जो गांव है, महेंद्रगढ़ के पास एक दोराली नाम गांव है, वो वहाँ के थे पूर्वज जो थे हमारे। तो वो तो 85 साल हो गए वहाँ से निकले हुए उनको। तो बाबूजी हमारे को, बाबूजी अनाज का काम करते थे। अच्छा। तो वो लेकर गए हमारे को किच्छा, क्योंकि सबकी उस टाइम उनकी, जब पूर्वज थे हमारे बाप, मतलब हमारे दादा परदादा, वो अच्छे, बहुत अच्छे उम्दा थे, उनको काफ़ी, मैं जैसे अपनी भाषा में कहूँ, धन धान्य से पूरे भरपूर थे। जब वहाँ से वो निकले, बड़ा परिवार था, महेंद्रगढ़ में रहते थे जब, तो वहाँ से वो निकल के गए। कुछ टाइम बाद जब बाबूजी हमारे किच्छा गए, हमारे काम के लिए और के लिए जैसे भी था, तो किच्छा में हमारे चारों भाइयों का जन्म हुआ। तो बाबूजी अनाज का काम करते थे जी। सही बात बताऊं तो हमारे बाबूजी की जो आज कुछ हम खड़े हैं, जिस तरह हम खड़े हैं, ये सब हमारे पिता की, माता पिता की हमारे को देन है। हमारे पिता ने हमारे को हमेशा बहुत कुछ दिया है। सही मायने में तो मैं ये कहूँगा, जो आज कुछ भी है ये हमारे माँ बाप का दिया हुआ है हमारे पास। 1987 में बड़े जो भाई साहब हैं प्रदीप जी, वो दिल्ली आते हैं। मेरे ख्याल उससे शायद 2-3 साल पहले आ गए थे, प्रदीप जी पहले आ गए थे। अच्छा। वो नया बाजार में अनाज का काम था हमारे मामा जी का, तो उनके पास काम करते, उनके साथ में वहाँ काम करते थे, वहीं रहते थे मामा जी के पास में। तो वो उनको ले आए थे मामा, तो वो कि मेरे पास ही रहेगा, उनको प्यार था, तो मेरे साथ ही सीख लेगा, तो आगे जीवन उन्नति होगा, तो वो ले आए उनको। वो उनके साथ रहे। तो प्रदीप भाई ने कहा कि भाई मैं तो अब यहाँ काम मेरा तो हो रहा सेट, तो अब सब लोगों को मैं यहीं लाना चाहता हूँ। तो बाबूजी को उन्होंने बोला, तो बाबूजी और मम्मी हम सब लोग फिर आपस में सबका परिवार का जो भी था, हम तो छोटे थे, खैर बाबूजी की जैसी इच्छा हुई तो वो वहाँ से, ठीक है, जैसा सब लोगों के साथ होता दुनिया में, जब बच्चा शहर चला जाता तो वो सबको ले आता, तो हम भी फिर दिल्ली आ गए। तो 1987 में हम लोग दिल्ली आए। मैं उस टाइम शायद 7वीं क्लास में पढ़ता था जब मैं आया, मेरा 7वीं में एडमिशन हुआ था। हमने यहाँ पर भी लॉरेंस रोड पे अनाज का काम किया था। हमारे मामा थे ग्यारसी लाल जी, उनके साथ अनाज का काम किया था। उसमें बाबूजी, मैं और प्रदीप, हम तीनों जने थे। हम तीनों काम करते थे शुरुआत से, अनाज का काम हम करते थे। तो उसके बाद में हमने वो 1987 में जब वो मैं पढ़ता था 7वीं क्लास में, लेकिन बाइफल्ट ऐसा होता था, मैं पढ़ता भी था लेकिन वो सीजन गर्मियों में आता था, वहाँ अनाज का सीजन गर्मियों में आता था, मार्च अप्रैल मई जून का सीजन होता था वो। अच्छा। तो उस टाइम मेरे स्कूल की छुट्टियां होती थी। अच्छा। तो मैं बेसिक्स में काम पे भी चला जाता था। तो शुरू से ही एंटरप्रेन्योरियल। हाँ, तो मैं वहाँ काम पे भी चला जाता, लॉरेंस रोड पे, जैसे आपने लॉरेंस रोड पे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ अनाज का काम करते थे हम लोग। कुछ भी स्थिति नहीं थी, बहुत छोटे कद के थे, 2 BHK में रहते थे, त्रिनगर में रहते थे। मैं उनका नाम भी
मैं इतना मेरे को नाम भी याद नहीं कोई है। नहीं, चल, तो लंबी बात है। तो उस उनके मकान में हम किराए पे आए थे। 2 BHK का घर था, हम वहाँ सारे फैमिली रहते थे। धीरे धीरे सफ़र और आगे बढ़ा, चलता रहा। 1900 मेरे ख्याल 92 तक ये चला। अनाज का काम तो कंटिन्यूसली हमने 2000 तक किया था। अच्छा। 2000 में मैंने काम छोड़ दिया था। तो बाबूजी का एक नियम था शुरू से। हमारे बाबूजी एक तो धर्म के काम में जो भी हो सकता था, देने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि धन की इतनी व्यवस्था नहीं थी कि दान किया जाए, लेकिन उनके पास पूजा थी। वो ईश्वर की पूजा करते थे, वो भाव से ही करते थे। वो सिर्फ ऐसे नहीं करते जैसे मैं कैसे बताऊं, लेकिन वो जैसे राम जी की, शंकर जी की और शनि महाराज की कुछ विशेष भक्त थे, विशेष पूजा करते थे जी। तो उसका, और वो बिल्कुल संस्कार ऐसे देकर गए कि हमें तो जैसे आजकल सभी, पुराने टाइम पे तो सभी के घरों में होता था कि माँ बाप अगर कुछ कह दे तो वो चीज़ तो वैसे ही रहेगी, बच्चा तो इधर से उधर हो नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ संस्कार ऐसे थे। बच्चे डरते भी थे अपने माँ बाप से पुराने टाइम में, आज नहीं डरते, अलग बात है। उस टाइम डरते थे कि भाई शादी भी जब अगर कह दी ना यहाँ तेरी तय कर दी तो यही शादी होगी। ये बात मेरे साथ भी ऐसा ही घटना हुई। तो उन्होंने शुरू से ऐसे संस्कार थे, वो धर्म पे चलने वाले थे। कुछ भी हो जाए अपने उससे नहीं हिलते थे। चल कहीं भी लालच का विषय आ जाए, कहीं नहीं, वो किसी प्रकार से इसमें जीवन में अपने सत्य पे चले उन्होंने। चाहे आटे के, चाहे नमक के साथ भी रोटी खाई उन्होंने। ऐसा वक्त हमारे को, हमारी माता जी बताती है, ऐसा वक्त भी था कि नमक भी मांगना पड़ा था, किसी के यहाँ से नमक भी लाना पड़ा। रात की बात थी ये, जब कहीं पे बाढ़ आ गई थी। बाबूजी जैसे ऐसी कोई बताते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत का समय था। धीरे धीरे कहानी आगे चली। 1987 में यहाँ आए, अनाज का काम किया। 2000 तक हमने अनाज का काम किया। बाबूजी भी थे, मैं भी था और प्रदीप जी भी थे। हम तीनों ने काम किया और मामा जी भी थे, हम चारों ने काम किया। प्रदीप जी ने 1992 तक काम किया, 1987 से लेके 92 के बाद वो चले गए शेर बाजार में। अच्छा। शेर बाजार में काम किया उन्होंने। तो शेर बाजार में ललित जी और प्रदीप जी दोनों गए थे। तो उसके बाद में प्रदीप जी की जाने के बाद, प्रदीप जी के, जैसे मैं काम पहले से ही अनाज का कर रहा था पिछले 5 साल से, 1987-88 से कर रहा, तो प्रदीप जी के जाने के बाद वो फिर होल्ड मेरे ऊपर आ गया, मेन फोकस मेरे ऊपर आ गया। मामा जी, प्रदीप जी और मामा जी, बाबूजी और मैं, तो हम तीनों जने काम करने लगे। तो 2000 तक हमने वो काम किया। 2000 के बाद फिर जो शेर बाजार का काम प्रदीप जी ने और ललित जी ने कर रखा था, मैं फिर शेर बाजार में चला गया, क्योंकि 2000 के आसपास कुछ ऐसी स्थिति बनने लगी कि अनाज के काम में वो जान नहीं बची थी जो कि उस टाइम थी। उस टाइम बहुत ज़्यादा काम था, उस टाइम बाद में काम वो हल्का लगने लगा। तो वो शेर बाजार में कुछ अपॉर्चुनिटियाँ भी नजर आने लगी थी, और थी भी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब मैं 2000 में गया था, मैंने खुद देखा कि सही मायने में तो मैं देख रहा था ये हो क्या रहा है। कंप्यूटर लगा रहता था, ऐसा लगता है बस तुम सिस्टम पे बैठ जाओ, बैठते ही पैसा निकाल लो हाथ डाल के। अच्छा। जो बच्चा 3000 रुपए में पेट्रोल पंप पे 4000 रुपए में काम करता था, वो लाखों रुपए में महीने के वहां से ले जाने लग गया। अच्छा, मतलब हाँ, इतना बूम चल रहा था, बहुत तगड़ा बूम चल रहा था, पैसा ही पैसा था वहां उस टाइम। उसके बाद 2000 उसके बाद एक कमोडिटी भी सेशन आया था, कमोडिटी एक्सचेंज। अच्छा, तो कमोडिटी क्या आपको कमोडिटी में फिर काम अच्छा निकला। कमोडिटी में एक नई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अनाज से जुड़े हुए थे तो उसकी पहली महारत थी, तो उसके अंदर अच्छा काम किया हमने, बहुत काम किया। मैंने तो खैर बहुत ही काम किया कमोडिटी में। तो कमोडिटी के अंदर भी जितना काम किया, तो एक्सचेंज वाले भी आके बैठते थे कि सर हमारे पास आपका इतना वॉल्यूम है, इसको और करो, ये करो। तो उनका भी रहता था, होप रहती थी कि भाई इनके पास से इतना काम होता है। तो सिस्टम हिल जाता था। मैं एसएमसी में था, मैं एसएमसी में थे पार्टनर, तो सिस्टम हिल जाता था एसएमसी में भी कि भाई इनको रोको यार, ये क्या कर रहे हैं, देवेंद्र जी को रोको, ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा, क्यों उस टाइम वॉल्यूम पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम करने की वो थी। रिस्क बहुत था, लेकिन कुछ था पहले से उसमें थोड़ा सा समझ थी उस बारे में, तो उसको करते थे। तो मतलब जो आपने अनाज का काम किया, उसने शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में भी आपको हेल्प थी उसमें, तो बिल्कुल। मतलब एक चीज दूसरी चीज की मदद करती है। हाँ, एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। हाँ, अपॉर्चुनिटी थी सारा बाजार। लेकिन मैं एक बार जीवन में जरूर कहूंगा कि बगैर अनुभव किसी भी व्यक्ति को कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। अच्छा। बगैर अनुभव किसी हाल में भी, जब तक उसको अनुभव ना हो, किसी काम को नहीं करना चाहिए।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है कि थोड़ा जो है अनुभव ज़रूर ले लें। अब कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलते हैं वापस, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही। तो फिर आपने कमोडिटी मार्केट का काम किया, तो कमोडिटी मार्केट का काम कितने दिन तक किया आपने फिर वो? कमोडिटी का मैंने छोड़ा जी 2000, अभी मैं 2015 तक था मैं उसमें। 2015 तक था, 2015 में मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि 2015 के बाद मैं फिर रियल एस्टेट में आ गया। हाँ, मतलब 2014 में सिग्नेचर ग्लोबल का गठन हुआ, मतलब हाँ, सिग्नेचर ग्लोबल बनी। हाँ। तो फिर सिग्नेचर ग्लोबल की शुरुआत आपने कैसे सोचा कि यार चलो अब सिग्नेचर ग्लोबल, अब एक घर मतलब रियल एस्टेट में एंट्री करते हैं, तो ये सोच कहाँ से आई? सच बोलूं या बना के बोलूं? सच बोलो। सच तो ये है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि मुझे रियल एस्टेट आता था, मैं इसलिए रियल एस्टेट में गया, मुझे पता था, ये सब कोई बातें नहीं है। हकीकत तो यही है, मैंने आपको शुरू में कहा, जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। तो ये सिर्फ एक माध्यम होता है। व्यक्ति के जब कर्म उदय होते हैं ना, तो ईश्वर रास्ते अपने आप बनाता है। जिसको कुछ नहीं पता होता उसको उसका राजा बना देता है। करेक्ट। तो आप कह रहे हैं अच्छे कर्म हो तो अपने आप ही रास्ते खुलते चले। बिल्कुल होगा ऐसा, किसी के भी आप उठा के देख लेना, बिल्कुल ये यथार्थ है कि कोई भी चीज आपको आती है या नहीं आती है, अगर कर्म आपके सच में अच्छे हैं, कर्म को अगर कोई नकारता है तो वो अपने आप से अनजान है, फिर उसे ज्ञान नहीं है। क्योंकि कर्म ही हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे जीवन को बनाता है या बिगाड़ता है। तो मैंने बताया कि बाबूजी जब हमारे साथ थे, तो उसके बाद में कोई भी काम था, बाबूजी ने हमारे को कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो जीवन में मैं आज भी कर रहा हूँ, और मेरी अंतिम इच्छा भी यही रहेगी कि मैं उसी कर्म को करूँ। क्योंकि बाबूजी सुबह हमारे एक कर्म करते थे, सुबह गऊ को चारा डालना, पक्षी को दाना डालना, और डोगी को दूध डालना, बिस्किट खिलाना, जो भी इनकी सेवा, कन्याओं का विवाह वगैरह कराना, ये करते हैं। लेकिन मेन काम उनका जो ये पशु पक्षी वाला था ना, ये बहुत ज़्यादा करते। अच्छा। कथा वगैरह कराना, वो समाज के काम तो करते ही थे। ये चीज़ एक उनकी है ना, मेरे को बड़ी, उन्होंने मेरे को खुद से, उन्होंने मेरे को तो क्या कहते थे, उठ के चल जा, ये दाना डाल के आ, कबूतर चल जा। तो वो मेरे को, उसने मेरे को भी लगता था यार मैं कहाँ दाना डालने जाऊंगा, क्या करूंगा, तो नहीं चल डाल के चल। तो फिर मुझे कुछ हैबिट हो गई, मुझे कुछ अच्छा लगने लगा। फिर मेरे को मतलब उनका दिया हुआ कर्म, मैं जानता हूं कि आज भी वही एक ऐसा फलीभूत होता है कर्म, मेरा ये मानना है। ये उसे उदय उसी चीजों का है जो आज मेरे को, मतलब मुझे कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं होती कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, ये ईश्वर की इच्छा है। कहते हैं उसके हाथ में रखा जाता है ईश्वर, जो जिसको जैसे कर्म बनता है वैसे उसको देता, न्याय तो करता है ऊपर वाला। मेरे और तुम्हारे साथ, इसके साथ उसके साथ फर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके कर्म ही होते हैं जो उसके साथ उसके जैसा व्यवहार होता है। तो ये चीज है, ये सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूँ, और मैं ये, मेरा जीवन में यही रहेगा कि जितनी भी दौलत मिले, कुछ छोड़ के मैं सिर्फ जीवों में लगाना चाहता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आप, जो मेरे को बातों से महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके जो बाबूजी थे, पिताजी थे, उनकी तरफ से ही आ गया है। उन्होंने शुरू में आपको आदत डाल दी और आगे कंटिन्यू होती रही। आज भी मैंने सुना है कि आप ऑफिस जो है इसीलिए थोड़ा सा लेट आते हैं, क्योंकि सुबह ये सारे काम पूरे करके आते हैं। तो ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। बाबूजी ने बीज लगाया था, वृक्ष बन रहा है, बाबूजी का लगाया हुआ पौधा है। और ये मैं चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है कि मैं जीवन भर कहीं कितने भी जन्म मिले, मैं इसी कर्म को करना चाहता हूँ। क्योंकि ये बहुत एक अच्छा है, दिल से, आत्मा से, और किसी को भी देख लो आप, अच्छा ही लगेगा। वो आपको कह के बुरा नहीं बताएगा, आपको जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, यही करते रहो। और फिर सिग्नेचर ग्लोबल 2014 में शुरू हुआ। तो मतलब वैसे आप चाहते तो प्लॉटिंग में भी आ सकते थे, आप चाहते तो कमर्शियल स्पेसेस में भी आ सकते थे। आपने अफोर्डेबल हाउसिंग का एक सेगमेंट चूज किया। वो मेरा मानना ये है कि बहुत ही मुश्किल सेगमेंट है। तो क्योंकि आपको बहुत ही सस्ते दामों पे लोगों को घर देना है, ठीक है। और वो जो सेगमेंट है सोसाइटी का, उसकी बड़ी ही हार्ड अर्न मनी है, बड़ी मुश्किल से वो पैसा कमा के जोड़ता है। तो ये सब कुछ जब आपने शुरू किया, तो ये मुश्किल टास्क था जो आपने पहले शुरू किया। और कभी ऐसा हुआ कि इस बीच में कभी डर ऐसा लगा हो कि यार आप समझ रहे हो कि यार कर्म वाली बात तो आप बोल ही रहे हो कि यार इन लोगों का पैसा है, इतना बड़ा टास्क हमने ले लिया है, कल को कुछ भी होगा, तो कभी डर लगा, या फिर क्या फीलिंग रही ऐसी कि कभी ऐसे डर नहीं लगा? देखिए, डर की बात ऐसी है कि व्यवस्था वो खुद ब खुद बनाता है ईश्वर।
कोई आदमी कुछ भी कहे, लेकिन मैं जो महसूस करता हूँ ना, वो व्यवस्था चयन कर देता है, व्यवस्था बना देता है। आप कुछ भी नहीं आता हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको फेल नहीं होने देगा, आपको बिल्कुल कामयाब, क्यों, आपको वो सारी व्यवस्था उसने ही क्रिएट कर रखी है। जो ये सोचता हो कि मेरे बुद्धि से चल रही है, ये कोई बुद्धि का खेल नहीं है, ये हमारे ही अच्छे और बुरे का वो होता है परिणाम। ये बिल्कुल सच है, चाहे कुछ भी कह ले आप। अब देखिए बढ़ते चले जाएंगे तो लोग और 4 जने पूछेंगे, अरे भाई ये ऐसे कैसे, ये कैसे, ये ऐसे वैसे कुछ नहीं है, कोई इसमें गणित नहीं है, सिंपल सादा सरल बात है। वो व्यवस्था अपनी ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है, ऐसा रच देता है माहौल को कि वो सारी चीज व्यवस्था ऐसे खुद ब खुद बनती चली जाती है, वो खुद ब खुद अच्छे होते चले जाते हैं। नहीं तो ब्रेक लगने के लिए सेकंड लगता है, कहीं भी ब्रेक लगा के छोड़ देगा। तो आपका कहना है कि मेन ये कि आप अच्छे कर्म करते रहो और धर्म को भी साथ में लेके चलो। कर्म और धर्म साथ में लेके चलोगे तो अपने आप ही रास्ता साफ होता हुआ चला जाएगा। धर्म के ही कर्म होने चाहिए, कर्म तो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, 2 बातें हैं, लेकिन कर्म धर्म के ही होने चाहिए, तभी अच्छा होगा। कर्म भी धर्म, ये बिल्कुल अलग लाइन है। मैंने भी मतलब अच्छा लगा मुझे सुन के कि अलग अलग पर्सपेक्टिव है कि जो कर्म है वो भी धर्म का ही होना चाहिए। तो फिर अब आगे मैं जो है क्वेश्चन पे ये आता हूँ कि जैसे आपको ना रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं, चैनल पार्टनर हैं, वो बहुत प्यार करते हैं। मतलब एक बार इंसिडेंट भी है कि विद्या बालन जी भी स्टेज पे चढ़ी थी और आप भी स्टेज पे चढ़े थे, तो आपके लिए ज़्यादा हुटिंग थी, विद्या बालन के लिए कम थी। तो क्या ऐसा वो मंत्र है आपका जिससे चैनल पार्टनर इतना प्यार करते हैं आपको? देखिए धन्यवाद है, ऐसा अगर वो सोचते हैं तो उनको, मैं इसमें तो कोई खास बात नहीं है, देखो सभी काम कर रहे होते हैं। चैनल पार्टनर्स के लिए बस मैं एक बात तो ये जरूर कहना चाहूँगा, मैं तो चाहता हूँ कि देखिए आज आदमी कोई भी व्यापार कर रहा होता है, इनकम तो सबको चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है भाई, उसने भी बच्चे रख रखे हैं, स्टाफ रख रखा है, स्ट्रक्चर बना रखा है, पैसा फूक रखा है, और आज भी उसको भी अपना कुछ अर्निंग चाहिए, अपना भी जीवन चला, तो पैसा उसको बनना ही चाहिए। अगर चैनल पार्टनर को पैसा नहीं बन रहा तो वो वहाँ काम नहीं करेगा। मैं सिर्फ, और जो मैं कह रहा हूँ, जो कंपनी से जुड़ा होता है ना, तो एक उम्मीद के साथ जुड़ता है कि मैं, भैया मेरे को यहाँ से, क्योंकि ये तो एक दुकानदार, अगर मैं भी कोई दुकान खोलता हूँ तो मैं भी तो ये सोचूंगा कि भैया मेरे पास ग्राहक आएगा, मुझे भी कुछ कमाई। लेकिन चैनल पार्टनर को जो आज कंपनी से जुड़ा है, उसका ख्याल रखना ये हमारा, मतलब हमारा फर्ज बनता है कि उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको पैसे इनकम पहुंचनी ही चाहिए, चाहे स्कीम के थ्रू, चाहे कैसे भी थ्रू, उसके पैसा, उसकी जेब में पैसा बचना ही चाहिए। और जी पैसा तो है ही इम्पॉर्टेंट, उसके अलावा भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते हो चैनल पार्टनर्स के लिए, जो आपको लगता है कि देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी तो सभी बिल्डर करते हैं, कोई कितना करता है, कोई कितना करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जोड़ने की जो ताकत होती है उसमें कुछ और भी ज़रूरी होता है साथ में। तो वो क्या ऐसा है, मैं खुद पर्सनली ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि आज आप 4 लोगों की कंपनी से इतनी बड़ी कंपनी बन गए हो, आप इतने लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, चैनल पार्टनर्स को और ऐड कर दे तो शायद ये परिवार बहुत बड़ा हो जाता है आपका। तो ऐसा क्या अलग कुछ चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कोई अलग चीज़ होगी, बट कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में भी बड़ी चीज़ें होती हैं, तो वो ऐसी क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मुझे भी ध्यान रखना चाहिए? देखिए व्यापार के भी नियम होते हैं, कायदे होते हैं। अगर आज देखो, आज मेरे ख्याल तो कंपनी अगर बड़ी बन रही है तो कस्टमर का विश्वास तो एक होना सबसे बड़ी बात है। कस्टमर, क्योंकि आज ये कस्टमर तो जुड़ा हुआ नहीं कंपनी से, हजारों लाखों कस्टमर आज कंपनी से जुड़ा है। अगर कहीं पे वो जुड़ा होगा तो किसी कायदे से जुड़ा होगा, उसे लगता होगा कि अगर कंपनी कोई चीज़ कह रही है, कमिटमेंट कर रही है, डिलीवरी टाइम पे देनी है, क्वालिटी के साथ देनी है, ये सब चीज़ें तो देखिए ऐसा अतीत में रहा है, लोगों के साथ पैसा लगा दिया, बहुत मेहनत की कमाई होती है उसकी भैया। मैं कहूँ मेरी कमाई मेहनत की है तो ये तो मूर्खता हुई ना, उसकी हमसे भी ज़्यादा मेहनत की हो सकती है, तो उसकी भी पैसे लगे हुए हैं, तो टाइम पे उसको डिलीवरी मिल जाए, सर्विस अच्छी मिल जाए, सारी चीज़ पॉलिसी के साथ हो, कोई उसके साथ ऐसा ना हो चीट हो रहा हो भाई, मतलब कोई गलत हो गया किसी भी एंगल से ले लो, XYZ को डिलीवरी को लेके है, क्वालिटी को लेके है, सर्विस को लेके है, कोई भी इशू है, कहीं कोई भी ऐसा नहीं है। हमने कस्टमर केयर भी बना रखा है, बिल्कुल उसकी 24 घंटे के अंदर सुनवाई की प्रोसेस है। उसके अंदर कोई भी कस्टमर अगर ऐसी कोई भी किसी की कोई शिकवा शिकायत होती है तो 24 घंटे में उसका एक बिल्कुल उसका सल्यूशन करने की पूरी, इसके लिए पूरे फाइनल, इसके लिए हमारे पास हमने एक कायदा बना रखा है। इसके
ज़्यादा कोई अगर कस्टमर है यहाँ बुलाइए उसको, उसकी कोई समस्या तो तुरंत उसको हल करना। तो सर मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि जैसे कोई छोटा चैनल पार्टनर है, फ्रीलांसर है, एक अकेला बंदा है, 2 लोगों की टीम है, 4 लोगों की टीम है, तो वो अगर सिग्नेचर ग्लोबल के साथ में जुड़ के आगे बढ़ना चाहता है, वो आगे बड़ा बनना चाहता है, वो भी चाहता है कि मैं 50 लोगों की 100 लोगों की टीम बनाऊं, तो वो कैसे जुड़ के, उसके लिए क्या रास्ता है, क्या तरीका है कि सिग्नेचर ग्लोबल के साथ जुड़े? क्या वो ऐसा कुछ स्पेशल करना है या नॉन स्पेशल करना है, क्या कर सकता है? देखिए, एक तो एक फायदा चैनल पार्टनर को जुड़ने का और मिल रहा है कि अभी पीछे क्या हुआ, शुरू में जब हम अफोर्डेबल बनाते थे तो अफोर्डेबल का ही चैनल पार्टनर ज्यादा आता था जो अफोर्डेबल में काम करता है। उसके बाद में अफोर्डेबल में जो काम किया सबके सामने है, अफोर्डेबल में बहुत अच्छा काम किया, नाम हुआ आज कंपनी का, अफोर्डेबल से ही नाम हुआ है। अफोर्डेबल में भी जो क्वालिटी दी आप खुद देखो, आज भी लोग विजिट करते हैं, कहते हैं ऐसा अफोर्डेबल हमने तो नहीं देखा। और भी लोग बना रहे होंगे, अफोर्डेबल अच्छे ही बन रहे हैं सबके। तो अफोर्डेबल ने जो काम किया, उसके बाद में मिड सेगमेंट आया दीनदयाल वाला। दीनदयाल वाला जब सेगमेंट आया, ये सोना पार्क 2-3 से शुरुआत हुई हमारी। पार्क 2-3 में जब ये लॉन्च हो रहा था, उससे पहले क्या मैं अपने केबिन में बैठा था। पार्क 2-3 के लिए जब सेगमेंट दूसरा हो रहा था, वो सेगमेंट था मेरे ख्याल कोई 70-80 लाख रुपए की यूनिट रही होगी, 50 से 70-80 लाख रुपए की। वो जब अफोर्डेबल था 20 लाख रुपए का था, तो उसमें गैप था। तो एक बार जब कोई नए सेगमेंट में जाते हैं, थोड़ी सी मन में कुछ रहती है कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं है, कामयाब होंगे नहीं होंगे, कुछ गड़बड़ ये सब। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब पार्क 2-3 की जब शुरुआत हुई, तो जब मैंने ऊपर जब मैं केबिन में बैठा था, तो पहले दिन ही जो टीम के जो सेल्स हेड थे, उनका सर 338 नंबर उन्होंने मेरे को दिए, कोई 700 यूनिट के आसपास थी शायद मेरे ख्याल से। 338 यूनिट उन्होंने मेरे को पन्ने पे काट के दे दी। बोले जी आपकी सोल्ड हो गई, बिक गई। मैंने कहा बिक गई? बोले सोल्ड है सर आपकी, क्लियर सोल्ड है, ये बताइए क्या करना है। उन्होंने क्या करा, मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था, कुछ कॉर्नर के थे, कुछ फ्रंट के थे। कई बार कहते ज्यादा ज्ञान ना हो तो ही अच्छा होता है। उन्होंने कहा ये यूनिट आपकी बिक गई, वो उसमें कॉर्नर की या फ्रंट की। मैंने कहा मुझे इस चीज का नहीं पता, मेरी 338 यूनिट बिक गई। तो एक्चुअल में मन में कहीं भी भय भी नहीं लग रहा था, मैं ये भी बताऊं। तो वो पार्क 2-3 में जब हमने काम किया, तो एक्चुअल में सच में ऐसा हुआ कि बिल्कुल कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। पार्क 2-3 बिल्कुल क्लीन, एकदम साफ सुथरा हमारा सोल्ड हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद में पार्क 4-5 आया, पार्क 1 आया, तो जितना भी माल आया, एक तो सेगमेंट ऐसा था उस टाइम, वो सेगमेंट भी नहीं था गुड़गांव में। जैसे अफोर्डेबल में हमने शुरुआत की थी, अफोर्डेबल अच्छा था, और सेक्टर वाइज तो था, जो मिड सेगमेंट था सेक्टर वाइज, जिसमें 50 लाख से जो ये 4 फ्लोर बनते हैं ये था। लेकिन हमारी इस कैटेगरी का नहीं था, बिल्डर वो भी नहीं कर रहे, बिल्डर नहीं, हाँ बिल्डर नहीं कर रहा था, क्योंकि हाई राइज ज्यादा करते थे, डीएलएफ वगैरह सब लोग हाई राइज करते थे। ये वाली जो सेगमेंट था, इसमें अच्छी कामयाबी मिली हमें। पार्क 1, 2, 3, 4 के बाद हमने 93, 37, 92 और भी इधर सोना में और भी हमने लॉन्च किए। तो 93 भी किया था, उसमें सारे, हाँ, तो सारे के सारे लॉन्च होते चले गए। और उस टाइम बाई फॉल्ट ऐसा था कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ये आज से मैं 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। डिमांड बहुत अच्छी चल रही थी उस टाइम भी, और आज भी अच्छी चल रही है, आज भी बहुत तगड़ी डिमांड है। तो उस टाइम जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए, सारे के सारे सोल्ड आउट होते चले गए। मिड सेगमेंट को लोगों ने, और इसमें लोगों ने अच्छी, उनको ग्रोथ भी मिली। जिस रेट में हमने दिया, वहां से उनको एक अच्छी ग्रोथ उनको देखने को मिली, और 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स हो गए लोग। हाँ, अच्छी ग्रोथ उनको देखने को मिली। क्योंकि मैं ये सिर्फ ये इसलिए नहीं कहूंगा कि सिग्नेचर के माल में कमाई हुई है, सिग्नेचर के कमाने से कमाया उसने, नहीं, गुड़गांव में भी पिछले 4 साल में अच्छी तेजी आई है। तो उस तेजी का असर सिर्फ हम ही आज अगर घर बेचने लगे, हमारे माल में अगर कमाई हो रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये गुड़गांव की चमक है इस टाइम जो चल रही है पिछले 5 साल से, और ये मेरे ख्याल अभी 5-7 साल और 10 साल और चलेगी आराम से। तो ये बाजार जो भी मार्केट चल रहा है, बहुत अच्छा बाजार चल रहा है इस टाइम। हर व्यक्ति चाह रहा है कि गुरुग्राम में मेरा कोई भी मकान, दुकान, घर, ये प्लॉट, कुछ भी, एक यूनिट, एक मेरी कोई भी चीज, कम्युनिटी, कोई भी चीज मेरी हो जाए। आज ये मैंने ये सिर्फ एनसीआर की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं का भी पर्सन है, वो आज को गुड़गांव में चाहता है कि मेरी एक यूनिट यहाँ पर कुछ भी ले लूं, मैं घर, मकान कुछ भी ले लूं। तो
कुछ हिस्सा चाहिए चाहिए। तो ये लोगों को जो है ना, ये इससे फायदा मिल रहा है बाजारों में, इससे बाइकिंग बढ़ रही है जी। और ये बाइकिंग बढ़ती चली गई। पिछले 4-5 सालों में देखो कि हमने जब ये सारा मिड सेगमेंट बेचा, अभी भी जो हमने लॉन्च कर रखा है ये विस्ता सोना में, इसमें कोई 3000 के आसपास यूनिट है जी। तो जिसमें से 1400 के आसपास यूनिट हमारी सोल्ड हो चुकी है जी। ठीक है। अभी ओपन हमने 500-600 और कर रखी है इसमें, तो जिस हिसाब से ये माल बहुत तेजी से ये भी सोल्ड आउट हो रहा है। ये भी सोल्ड आउट। उसके बाद में अभी हमने पिछले 1 साल पहले, मतलब 2024 की बात है, 23 या 24 की, जो भी 1 साल हो चुका उस बात को, हमने 37 लॉन्च किया था हाई राइज। तो उसके अंदर भी हमारे को बहुत अच्छा फीडबैक बाजार से मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उस टाइम मार्केट भी अच्छा था। उस टाइम 37 को लॉन्च किया तो बहुत अच्छी, उसमें 5000 एप्लीकेशन लोगों ने डाली थी। उसके बाद में हमने 71 लॉन्च किया, उसके बाद में हमने 84 भी लॉन्च किया है जी। और भी हम 71 का सेकंड पार्ट भी अब लाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, तो ये भी अब आएगा और इसके बाद में और भी जो प्रोजेक्ट हैं वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं और भी आएंगे इसके अंदर। तो अब आगे का क्या प्लान है? मतलब हम गुड़गांव में ही बढ़ रहे हैं या फिर टियर 2 टियर 3 सिटी में भी जाएंगे या नोएडा की तरफ भी जाएंगे? आगे भी कुछ ऐसा प्लान है? देखिए, कहते हैं जो अभी तो यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो मेरे ख्याल जहाँ कहते हैं जहाँ पेट आराम से भर रहा हो तो आदमी को वही ध्यान देता है। तो अभी, लेकिन अब से 10 मिनट बाद क्या होने वाला है, 5 मिनट, मैं इस चीज की अभी नहीं बता सकता, क्योंकि भविष्य में क्या चल रहा है, क्या होगा, ये अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी आएगी, कंपनी काम करेगी, अपॉर्चुनिटियां आती भी हैं, अगर ईश्वर की इच्छा जो होगा देखेंगे। हमेशा की तरह। हाँ। तो मतलब वही है कि आप तो वही कहते रहते हैं कि हाँ, कर्म करो, करते रहो, आगे चलते रहो, बढ़ते रहो। और आपके जीवन की कुछ ऐसी सीख, 4, 5, 3, जितनी भी सीख हैं, जो आपको लगता है कि आप मुझे भी दे सकते हो, जो चैनल पार्टनर के यहाँ काम करते हैं, जो खुद चैनल पार्टनर है, उनको भी दे सकते हो, या फिर एक क्या कहते हैं कि आगे बढ़ने में, जीवन में जिसको आगे बढ़ना है उसको भी दे सकते हो, जिसको जो सबके काम आए, ऐसी कोई सीख जो आपको लगता है? या फिर आप एक 25 साल के, जो आप खुद यंग थे जब, मिस्टर देवेंद्र अग्रवाल को भी देना चाहोगे कि हाँ, ये चीज़ें तुम्हें कर लेनी चाहिए? देखिए, तपस्या तो सबको करनी पड़ेगी, आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, तपस्या तो सबको करनी पड़ेगी। अगर मैं अपने कर्म से आज भाग रहा हूँ तो मैंने अपने लिए खुद ही अपना ग्राउंड खराब कर लिया, क्योंकि तपस्या तो सबको करनी पड़ेगी। और तपस्या करने के बाद, मेहनत करने के बाद, चाहे वो कुछ भी कमा रहा है, कुछ भी अर्निंग कर रहा है, उसको खुशी मिलेगी। तपस्या तो करनी पड़ेगी। और एक चीज ये बताऊं, आदमी की नजरें जब ही झुकती हैं जब आदमी अंदर से कहीं ना कहीं उसके अंदर चोर विद्यमान होता है। जब तक उसके अंदर चोर की भांति कुछ भी नहीं है तो वो कहीं भी डरेगा नहीं, उसको किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज जो है, एकदम कर्म हमारे सही होने चाहिए, काम हमारी सही होनी चाहिए, जो हमने कमिटमेंट की है वो पूरी उतरनी चाहिए और सच्चाई पे उतरनी चाहिए। नहीं तो, क्योंकि आप कोई भी चीज को कहते हैं काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, हमें जो भी कमिटमेंट हम कस्टमर से या करते हैं, हमें बिल्कुल सच पे करना पड़ेगा। तो सर, जो है सिग्नेचर ग्लोबल ने अब तक तकरीबन 30,000 प्लस फैमिलीज़ को जो है घर दिया है, लाखों लोगों के चेहरे पे स्माइल आई है उसकी वजह से, चाहे वो चैनल पार्टनर्स हो, कस्टमर्स हो। अभी ऑलमोस्ट सभी मेजर लोकेशंस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो सोना की तरफ, या द्वारका एक्सप्रेसवे हो, या सदर्न पेरिफेरल रोड हो, तो आप सभी लोकेशंस पे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि अभी जो मेन सवाल जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तरफ तो आपका सोना है और एक तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे है, सदर्न पेरिफेरल रोड तो ठीक है, वो एकदम सेंट्रल लोकेशन बन जाती है। तो आप क्या देखते हैं कि सोना में क्या डेवलपमेंट है अगले 5 से 10 साल में? क्या चेंजेस आपको लगता है? आपने 10 साल में सिग्नेचर ग्लोबल की जर्नी में भी देखा है कि कैसे गुड़गांव की जो तस्वीर है वो बदली है और द्वारका एक्सप्रेसवे में भी तस्वीर बदली है। तो कैसे ये तस्वीर सोना में बदलेगी और कैसे ये तस्वीर द्वारका एक्सप्रेसवे में बदलेगी? देखिए, अभी आप देखेंगे पिछले 4 से 5 साल में सोना में जो पॉपुलेशन, गुरुग्राम में जो पॉपुलेशन हुई है, जनसंख्या जैसे बढ़ी है, आप देखो पहले इतना जाम आपको 4 साल पहले, 5 साल पहले कहीं भी इतना जाम नहीं दिखता होगा। आज जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड चारों तरफ है,
क्या आप किसी सेक्टर को ले ले, सोना का जो ये एलिवेटेड जो बना है, जो बॉम्बे हाई, इससे लोगों का जो उसका एक तो ये फ्लाईओवर बनाया गवर्नमेंट ने, जो अच्छे काम इधर करे फ्लाईओवर बना के। आप देखिए यहाँ से आज जहाँ मैं बैठा हूँ ऑफिस से सोना तक के मेरे ख्याल 20 मिनट से 15 से 20 मिनट का रास्ता रह गया है। पहले की जबकि जब ये फ्लाईओवर नहीं बने थे तो रास्ते में दिक्कतें आती थी, ट्रैफिक जैम होता था, लेकिन आज बिल्कुल स्ट्रेट गाड़ी जाती है एकदम। सोना में जो डेवलपमेंट जो दिख रही है आने वाले टाइम में, सोना का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसका ग्रोथ होने वाला है। चारों तरफ इसकी डेवलपमेंट बढ़ने वाली है, आबादी क्षेत्र में भी बढ़ेगा, रौनक बढ़ेगी इसकी, और इसके प्राइस भी बढ़ेंगे, और इसमें और काफ़ी बढ़ोतरी होगी हर चीज़ में। सेम आप अगर द्वारका एक्सप्रेस ले लें तो जो भी प्रोजेक्ट लगता हुआ है, आप देखिए कि आज द्वारका का कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी लेकर आता है, सिर्फ मैं सिग्नेचर की बात नहीं करूंगा, कोई भी कंपनी लेकर आती है तो वो तुरंत सोल्ड आउट होता है, क्योंकि उसका बेनिफिट दिखता है, एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड होता है, चारों तरफ से कनेक्टेड है, इधर केएमपी वगैरह सबसे कनेक्टेड होता है। अब मैं भी दिल्ली से आता हूं, तो अगर मुझे न्यू गुड़गांव की तरफ काम है, हाईवे पे काम है, तो मैंने भी NH8 लेना बंद कर दिया, तो एक नेचुरली दिख रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये भी सिंगापुर, मिनी सिंगापुर यहाँ पे बन जाएगा हमारा, जैसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस हिसाब से? देखो, गोल्ड कोस्ट को तो आज भी मिनी सिंगापुर का दूसरा नाम देके सिंगापुर ही बोला जाता है। कि रात को, मैं तो उधर गया नहीं कभी, एक आध बार ही गया हूँ, ज्यादा नहीं जाता। अच्छा। तो मैंने तो एक दिन देखा था, मैंने कहा इतनी जगमगाहट रहती है यहाँ पर भाई। तो ये गुड़गांव का चेहरा आने वाले टाइम में ऐसा ही बनने वाला है। आज लोगों का जो, आज देखिए दिल्ली से लोग गुरुग्राम की तरफ आ रहे हैं। लोग क्यों? प्रॉपर्टी वहां महंगी है आज भी। दिल्ली में आज भी आप देखो तो यहाँ से 3 से 4 गुना रेट है आज। जी। तो आज कोई भी आदमी जिसके, आज देखो यहाँ पर एक तो पता क्या, रोजगार की जो साधन है बहुत ज्यादा बढ़ गए। गुरुग्राम में रोजगार बहुत है, एक तो इधर उद्योग विहार है, MNCs हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कारपोरेट हैं, फैक्ट्रीज है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे कारपोरेट से इसमें लोगों को जॉब मिल रही है। जॉब मिल रही है, लोग चाहते हैं मैं अपना घर भी यहीं ले लूं। तो अभी पीछे 3-4 साल में ऐसा हुआ कि डिमांड बहुत ज्यादा से तेजी से बढ़ी है। तो गुड़गांव ओवरऑल, अभी तो मैं ये एक चीज और बताऊं, अभी तो प्रोजेक्ट डिलीवर जो कि पिछले 3 से 4 साल में बने हैं, प्रोजेक्ट बिके हैं, अब थोड़े थोड़े वो डिलीवर होंगे, साल बार साल डिलीवर होते जाएंगे। आप देखना अगले 5 से 10 सालों में गुरुग्राम की बिल्कुल चेहरा जो है बिल्कुल बदल जाएगा। जी। अभी ये बात करते करते जैसे आपने बोला कि जो है यहाँ पे रोजगार के बहुत साधन है, तो देखो गुड़गांव एक तरीके से सेंट्रल लोकेशन है, यूपी से भी आते हैं, जयपुर से भी आते हैं, पंजाब से भी लोग यहाँ काम करने आते हैं। तो ये सवाल ये है कि एक नया जो यूथ भी आ रहा है, जो 20-22 साल का है, आज गुड़गांव में काम करना शुरू कर रहा है, तो आप उसकी जगह अगर होते तो कैसे रियल एस्टेट से जुड़ना शुरू करते कि भाई आज वो आया है, अभी तो वो बेसिक काम कर रहा है, उसको इतना एकदम से वो इतना महंगा मकान ले नहीं सकता, लेकिन वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे जोड़ने से जुड़ता है। तो अगर आप आज उसकी जगह होते तो आप कैसे शुरू करते कि पहले मैं ये खरीदता, फिर ये करता, उसको रोकता? तो थोड़ी सी वो एक स्ट्रैटेजी एक यूथ के लिए भी मैं चाहूँगा कि आप बताएं, क्योंकि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट से भी आप जुड़े हुए हैं, तो कैसे वो आगे कर सकता है, आपको क्या लगता है? देखो, पहले तो जब अफोर्डेबल हम लेकर आए थे, अफोर्डेबल सेगमेंट हमारा 20 से 25 लाख रुपए का था, सबके बजट में आता था अफोर्डेबल, जिसका नाम ही अफोर्ड करने का, अफोर्ड जो कर सके उसको अफोर्डेबल। तो अफोर्डेबल पे इतनी डिमांड थी, आज इस टाइम के हालात ऐसे कि अफोर्डेबल बहुत ना के बराबर रह गया, क्यों? लैंड जो थी आज से 5-7 साल पहले लैंड के रेट में और आज के में जमीन आसमान का अंतर आ गया। लेकिन फिर भी आज यहाँ पर और जगह के मुकाबले फिर भी अवेलेबिलिटी काफी है। कोई आता है, लोन बहुत आसानी से होता है, लोन सारा मेरे ख्याल 70% से ज्यादा का लोन, 80% का लोन हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं उसका। तो आज हर आदमी चाहता है मेरा कोई 2 BHK हो, 3 BHK हो, कोई भी घर उसको मिल जाता है। गुरुग्राम में आज की डेट में ऐसी स्थिति है कि उसको आराम से घर मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे तेजी से इसमें बढ़ रहा है, प्राइस और बढ़ेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि कुछ टाइम के लिए तो आप रोक लगा सकते हो, प्राइस रुक सकते हैं, बाजार ठंडा हो सकता है थोड़ी सी डिमांड में, लेकिन हमेशा किसी चीज को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि डिमांड हमेशा बढ़ती ही रहेगी। और गुरुग्राम की डिमांड आगे आप कोई भी टाइम देख लीजिए, ओवरऑल बनी ही रहेगी गुरुग्राम में। जी। अब जैसे कि आपने बताया कि ज़मीनें बहुत महंगी हो गई हैं, तो आज क्योंकि डेवलपर भी सस्ता प्रोडक्ट तभी लेके आ सकता है जब लैंड कॉस्ट सस्ती हो, क्योंकि वो एक मेजर
मेजर फैक्टर है कॉस्ट का। तो आपको क्या लगता है कि इसका इफेक्ट जो है अब वो जैसे हम जैसे भिवाड़ी आज तक ठंडा रहा है, धारूहेड़ा आज तक ठंडा रहा है, और सोना भी शुरुआत में थोड़ा ठंडा ही था जब पहले, आज से मैं 7-8 साल पहले की बात करूं, तब जब आप अफोर्डेबल लेके आए थे तो उस टाइम पे लोगों को आइडिया नहीं था कि कैसे डेवलप होगा। तो अब आपको क्या लगता है ये जो ग्रोथ है, मतलब जो गुड़गांव की बाउंड्री है वो और बढ़ेगी या किस तरफ ग्रोथ जाती हुई नजर आ रही है? देखिए अभी एक नया एरिया लोगों के उसमें आ रहा है, फरूक नगर। अच्छा। जज्जर पे जो फरूक नगर है, जज्जर रोड पे, ये एक नया एरिया आ रहा है लोगों की नजर में। लोग उधर की तरफ जा रहे हैं ज्यादा। अच्छा। क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी है वहां पर, अभी प्राइस में भी आता है, पड़ते में आता है, लोगों के उसमें आ जाता है। तो आज फरूक नगर की तरफ भी डिमांड बन रही है। अच्छा। जो कस्टमर जा रहा है उधर, तो कंपनी कोई ना कोई प्रोजेक्ट उधर भी लेकर आएगी। अच्छा, आने वाले टाइम में, ताकि लोगों को अफोर्डेबिलिटी मिले। क्योंकि आज गुड़गांव में देखिए आम आदमी के लिए मतलब आज कोई भी प्रोडक्ट 1.5 करोड़ रुपए में मिल नहीं रहा है, तो आम आदमी के लिए 1.5 करोड़ रुपए जुटा पाना एक बहुत ही मेहनत का और हिम्मत का काम है। तो कोई ऐसे प्रोडक्ट जो 1 करोड़ से 1.25 करोड़, 90 लाख से 1.5 करोड़ की रेंज में ऐसे आए, तो आपको ये लग रहा है कि वो पॉसिबिलिटी उधर बन पाएगी? बनेगी, उधर बनेगी। हाँ, फरूक नगर में बनना चाहिए। लोगों का उधर कस्टमर का रुझान भी कुछ उधर है, मैं देख रहा हूँ कस्टमर जा रहा है उधर। अच्छा। और उधर फरूक नगर में जैसे मैं पहले देखता था, मैंने काफी जो है ना वेयर हाउसिंग का काम किया हुआ है, तो पहले वहां पे मोस्टली वेयर हाउसेस थे, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठीक ही था, बहुत ग्रेट नहीं था। तो अभी वहां पे कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि आप तो जिस लेवल पे बैठे हो, आपको हमेशा आगे 5 साल का 7 साल का आइडिया रहता है, तो आपको लग रहा है कि वहां पे अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव होगा, और कितने दिन में होगा? देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी में है, गवर्नमेंट आज पूरा विजन लेके जो चल रही है पूरे गुरुग्राम में। आप देखिए NH8 के 2 पार्ट है, एक NH8 के उस साइड का है, ये जो उधर सेक्टर 20, 21, 22, 23 जो पड़ता है, ओल्ड गुड़गांव, जिसको गुड़गांव, हाँ, और एक इधर ये गोल्ड कोस्ट का पड़ता है। गुरुग्राम की इस पूरे डेवलपमेंट में गवर्नमेंट की नजर है कि पूरे को इसको आज देखिए, गवर्नमेंट को भी आज गुरुग्राम की जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका नाम हो रहा है, और एक ये सेंटर बन गया आज, ये पूरी तरफ से NCR का और ये इधर हरियाणा का एक सेंटर बन गया गुरुग्राम। तो इस पे गवर्नमेंट का फोकस है, इसको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, और इसमें मुझे लगता है गवर्नमेंट काम भी कर रही है, हर एरिया में काम का उसका विजन चल रहा है इसमें। जी जी। तो ये काफ़ी अच्छा इंसाइट था आपने बोला कि फरूक नगर भी एक मार्केट है जो मैं भी आज तक नहीं सोच पा रहा था। तो वो एक जगह है जहाँ पे अभी फ्यूचर डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। और बाकी अभी लास्ट में मुझे आप क्या राय देना चाहेंगे एज ए रियल एस्टेट ब्रोकर की, क्या करना चाहिए? देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटियाँ इस टाइम मैं करूँ अभी अगले 10 साल तक चैनल नेटवर्क के लिए पूरा काम है, उसे काम खूब करना चाहिए। और मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं सिग्नेचर के लिए, कहीं भी उसे रियल एस्टेट में पूरा काम मिलेगा। 10 साल तक उसे कहीं भी, मैं ये समझता हूँ अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की बहुत काम है अभी गुरुग्राम में, क्योंकि नई नई अपॉर्चुनिटी, आप जैसे मैंने कहा फरूक नगर निकल के आया, इधर सोना में भी बहुत अपॉर्चुनिटी अभी और ऐसे हैं। तो ऐसी नए नए एरियाज अभी इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो देखने को आने वाले टाइम में मिलेंगे, नई ऑप्शंस मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कस्टमर को भी और चैनल पार्टनर को भी और डेवलपर को भी। जी। तो वही मैं इसी सवाल पे आने वाला था कि अब कस्टमर आने वाले 5 साल में जो है सिग्नेचर ग्लोबल से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? मतलब कैसे वो जुड़ना चाहे तो वो किस सेगमेंट में जुड़ सकता है एज ए कस्टमर? क्यों सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ उनको रुझान करना चाहिए? भाई बाजार में 4 चीज़ें और हैं, ठीक है, बट ऑफ कोर्स इतना बड़ा हमारा डिस्कशन हुआ है, वो काफ़ी कुछ तो लोगों को समझ में आ ही जाएगा, बट एक कॉमन सा सवाल होता है कि आप ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? देखिए उसमें इसके बहुत सारी चीजें हैं। कंपनी आज हर सेगमेंट बनाती है। कंपनी ने शुरू में अफोर्डेबल बनाया, मिड सेगमेंट लेकर आई, अब हाई राइज लेकर आई, प्लॉटिंग भी करी है, अभी हमने सिदरावली में प्लॉट भी बेचे हैं। तो मैं कह रहा हूं अभी इसमें देखिए कस्टमर के लिए आज कोई भी चीज का 20 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक का कस्टमर सारा का सारा कवर होता है हमारी कंपनी के अंदर। तो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। आप देखिए कस्टमर को आज रिक्वायरमेंट, मेरे को तो टिकट साइज ये वाला चाहिए, मुझे 1 करोड़ का टिकट साइज चाहिए, 50 लाख का चाहिए, 2 करोड़ का चाहिए, 5 करोड़ का चाहिए, उसको वैरायटीज
सारी जो भी चीज उसके टिकट साइज में जो उसको अफोर्ड होता है, जो वो ले सकता है अपनी सामर्थ्य से, वो सारी चीजें, सारे सेगमेंट आज सिग्नेचर के पास है, कस्टमर के लिए भी। और चैनल भी कई प्रकार के ऐसे होते हैं, चैनल कहते हैं हम मिड सेगमेंट में करते हैं जी, हम हाई राइज में नहीं करते, कुछ कहते हैं हम हाई राइज में करते हैं, मिड में नहीं करते। तो उस चैनल नेटवर्क के लिए भी सारी चीजें अपॉर्चुनिटी सिग्नेचर के पास है। इसीलिए आज जो चैनल नेटवर्क है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सिग्नेचर में जुड़ रहा है, और कस्टमर भी दिन पे दिन जुड़ता जा रहा, मुंह से बोलते हैं लोग कि हाँ हमें सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोडक्ट चाहिए। एक और सवाल था सर मेरा, अभी मैंने जैसे रिसेंटली एक ट्रेंड देखा है कि जैसे फार्म हाउस कम्युनिटी पे भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली के जो फार्म हाउस हैं वो बहुत ही संकरी टाइप की गलियों में हैं। तो क्या सिग्नेचर ग्लोबल भी फार्म हाउसिंग में कभी आ सकता है, या कुछ प्लान बन सकता है फ्यूचर में? किसी चीज की कोई वो नहीं है मनाही, कोई चीज के लिए सेगमेंट अपॉर्चुनिटी जो भी आएगी अच्छी वैल्यूबल के साथ आएगी, अच्छी उसके साथ आएगी परिस्थिति में, वो कंपनी हर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार है जी। तो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही आपके साथ में। आपके साथ बात करने का सबसे मज़ा ये आता है कि वो नॉन फिल्टर वाली सिचुएशन है कि भाई सीधी बात है, दिल से बात है, और यही बात है। आपको अच्छी लगे तो भी अच्छी, बुरी लगे तो भी हाथ जोड़ के जैसा कह सकते हैं। तो सर ये कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही, आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहे, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि इस कॉन्वर्सेशन के बाद बहुत सारे सवाल आएंगे, कुछ डायरेक्ट 1-to-1 आएंगे मुझे जो चैनल नेटवर्क के या कस्टमर्स के होंगे, या फिर कुछ कमेंट्स के थ्रू भी आएंगे। तो उन सभी सवालों के लिए मैं आपको दोबारा ज़रूर परेशान करूंगा, और किसी ना किसी फॉर्म में, छोटे फॉर्मेट वीडियो में, रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, 4-5 मिनट के वीडियो के थ्रू, रैपिड फायर राउंड के थ्रू आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा। तो आप लोगों ने अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल बटन को पुश करना ना भूलिए, ताकि आगे हम ऐसे ही जो भी नए वीडियो लाएं वो आपके पास समय से पहुँचे। मैं नवीन तोमर फ्रॉम क्वेस्ट फॉर रियल्टी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलूँगा किसी नए टॉपिक पर, किसी नए डिस्कशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, 10वीं दानिया, धन्यवाद।